हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होंगे। कैमरा है हमारा। तो आज मैं आप लोग बोल रहे थे ना, जो भाभी अपना लव स्टोरी बताइए, लव स्टोरी कैसे हुआ था शादी, मतलब कैसे पहले मुलाकात हुआ, और लव स्टोरी बताने के लिए बोल रहे थे। तो आ जाइए, आप लोगों को स्वागत है मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। तो लव स्टोरी अपना मैं सुनाने जा रही हूँ। बाकी मैं नहीं सुनाऊँगी, ये सुनाएंगे। मुझे जितना याद है उतना इनको याद है, तो ये खुद बोलेंगे। तो मेरे पति से सुनिए मेरी लव स्टोरी कैसे हुआ था, और कैसे कैसे आगे बढ़े, कैसे कैसे प्यार हुआ, कैसे कैसे कितने दिन बातें किए, तब जाके शादी हुआ। शादी भी नहीं होने वाला था, लेकिन सब सब हाथ तो इसका ही है, मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया था। तो सुनिए इनसे मेरी लव स्टोरी, बताइए जी। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मोस्ट वेलकम है और स्पेशली थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। और जैसे कि मैडम लाइव में आती हैं तो आप लोग बराबर कमेंट करते हैं कि मैडम आप अपनी लव स्टोरी बताइए, लव स्टोरी बताइए। तो आज भी मैडम लाइव आए थे। मतलब आज भी मैडम लाइव आई थी, तो आप लोग बोल रहे थे कि प्लीज़ आप दोनों की लव स्टोरी बताइए, क्योंकि आप दोनों कपल्स जोड़ी अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों तो बी रेडी, तैयार हो जाइए हमारी दोनों की लव स्टोरी जानने के लिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम दोनों की जो शादी हुई थी ना, वो लव स्टोरी नहीं हुई थी, लव मैरिज नहीं हुआ था और ना अरेंज मैरिज। समझो तो 50-50, दोनों आधा आधा हुआ था। हाँ। क्या मैडम, हुआ था ना दोनों आधा आधा। तो दोस्तों पिछले समझिए ना कि 2019 के लास्ट में हम दोनों की मुलाकात हुई। और मुलाकात भी ऐसी हुई, तो 2019 से पहले मैं कहीं गुजरात काम करते थे और फिर मैं घर पे गया, तो मैं शादी करने के मूड में नहीं था। बट बात पे बात चली तो मेरे भैया जी बोले कि मेरा भाई है, शादी करने वाले हैं। और वो ऑटो चला रहे थे और इनका पापा भी ऑटो चला रहे थे। दोनों बस स्टैंड में मिले, बात पे बात चली। फिर देखें, हमको भी देखा गया और इनको भी देखी गई। तो दोस्तों होने के बाद मेरे को इसको जान पहचान भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। शादी समझिए कि नहीं के बराबर था, वो पहली था, बात पे बात चल रहा था। तो उनके पिताजी ने 4-5 लोगों को लेकर के हमारे पास आए, देखे सुने, अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा कि चलो हाँ लड़का अच्छा है, फर्स्ट क्लास लड़का। तो फिर इधर से भी जाने का प्लान बना लड़की को देखने के लिए। तो इनको देखने के लिए मेरे पिताजी, भाई, गार्जियन वगैरह सब गए थे देखने के लिए। सब लोग देख लिए, सुन लिए, अच्छा लगा सबको भी अच्छा। बट मैडम थोड़ा उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो जिसके वजह से हमारे घर वाले लोग नाराज़ हो गए थे कि शादी नहीं करेंगे। क्या मैडम, नहीं पढ़ी लिखी थी इसके लिए ना सब नाराज़ हो गए थे, और अभी भी नाराज़ है ना। हाँ, नहीं पढ़े लिखे इसके लिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो दोस्तों फिर देखे सुने, बात किए, और इनके पिताजी दहेज की भी बात वगैरह सब फाइनल कर लिए मेरे पिताजी के साथ। क्या मैडम, हाँ। दहेज की बात भी कर लिए। लेकिन इधर से डिमांड कुछ खास ज़्यादा था नहीं, लेकिन जो भी था इनके पिताजी ने दहेज जो है सो अपनी तरफ से मांगे पूरी कर दी थी कि हाँ चलिए मैं इतना कुछ लड़के वालों को देंगे, शादी तय कर लें। फिर जब घर पे गए इनके पिताजी, तो सब लोग अपने घर परिवार में पति से तो पूछते हैं। तो मेरे सासू माँ से मेरे ससुर जी पूछे कि इतना इतना दहेज मैंने मांग रखा है। लेकिन उतना में ये लोग सक्षम नहीं थे, लेकिन मांग तो पूरी कर ली थी, एक्सेप्ट कर लिए थे। तो फिर बाद में इनके पिताजी ने लड़के वाले के कॉल किया कि मैं इतना दहेज नहीं दे सकता हूँ, जो मुझे शादी नहीं करना है, ऐसे ही ना। बोले जो दहेज ज़्यादा मांग है, जो मतलब कि हम नहीं करेंगे शायद, देखेंगे अगले साल होगा तो कहीं दूसरी जगह देखेंगे, अगर मांग। मतलब डायरेक्टली ना भी नहीं बोले यार तुम्हारे पिताजी। हाँ, बोले जो मांग अगर कम हो जाएंगे तो ठीक है, फिर शादी फाइनल है, और इतना ज़्यादा मैं मांग नहीं दे सकती हूँ, मतलब कि दहेज। तो फिर इसका कॉल आया मेरे पापा के पास, तो जो केस वो यही किए, बता रहे हैं। हाँ दोस्तों, मैं इनके पिताजी जब बोले ना कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो मैं थोड़ा सीरियस हो गया कि क्यों,
क्यों भाई शादी क्यों नहीं करना है? जब आपको लड़का पसंद है, सब कुछ पसंद है, तो शादी क्यों नहीं करना है? तो इनके पिताजी मेरे को डायरेक्टली बोल दिए कि मैं इतना इतना दहेज नहीं दे पाऊँगा। हालांकि डिमांड कुछ ज़्यादा था नहीं, नॉर्मल डिमांड था, लेकिन नॉर्मल होते हुए भी एक मिडिल परिवार के लिए बहुत ही शोचनीय होता है। और आज के ज़माने में महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। तो फिर क्या हुआ मैडम? फिर इधर से कॉल किए आप, तो मुझे पापा बताए थे, मुझे मालूम भी नहीं था। तो बोले लड़के वाले फ़ोन किए थे, लड़का फ़ोन किए थे, तो बोल रहे थे जो पापा क्या हुआ, शादी क्यों कैंसिल कर रहे हो? हाँ, तो वो बात मैं नहीं बोला था इनके पिताजी को हाँ कि क्या हुआ, शादी कैंसिल क्यों कर रहे हो, क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम क्या है, मुझे बताइए प्रॉब्लम। तो दोस्तों, लेकिन ये बात मुझे लगता है कि मैंने गलत किया, लेकिन बाद में मुझे ऐसा अफसोस हुआ कि ऐसा फीलिंग हुआ कि नहीं, मैं कुछ गलत नहीं किया हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी भी माँ और पिताजी जो होते हैं ना, तो वो चाहते हैं अपने बच्ची को और अपने लड़की को हमेशा वो अच्छे देखते हैं और अच्छे के रूप में उसे कहीं से विदा करना चाहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि अगर दहेज के कारण मुझे लड़की नहीं मिली, तो मेरे से बदकिस्मत कोई नहीं हो सकता है। तो मैंने सोचा कि यार अगर ज़िंदगी रही ना, तो मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँगा। मैं मेरे को जो चाहिए मैं कर लूँगा, लेकिन दहेज के कारण रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना। क्योंकि अगर दहेज के कारण अगर रिश्ता टूटती है, मनपसंद हम सफ़र छूट जाती है, तो ज़िंदगी भर अफसोस रहती है। पैसा कमाने के लिए तो लोग बहुत सारा पैसा कहीं से भी कैसे भी कमा लेता है। तो मैंने यही बात को सोच करके इनके पिताजी को बोला कि क्या है, शादी क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो उसने डायरेक्टली मुझे बताया कि इस कारण से मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मतलब दहेज इतना आप लोग डिमांड रखें जिसके कारण मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, मैं लड़की को देखूँगा, पसंद करूँगा। तो मैडम को मैं गया था देखने के लिए, ठीक है। और मैं 3 दोस्त मिल कर के गए थे देखने के लिए ना। हाँ मैंने देखा और ठंडी का मौसम था ना। हाँ, ये 3 जन से 2020 गए मतलब। 2020 था, जनवरी या फरवरी चल रही थी। तो ठंडी का मौसम था, गए देखने के लिए। और एकदम ही सादा सिंपल सादगी, मतलब सादा सिंपल रूप में मेरे पास आया। इनकी माँ वगैरह, चाची वगैरह सब लोग थी। तो आते ही बैठे, फिर बातचीत किए, देखने का काम चालू हो गया। मैंने बोला उनसे कि कितनी पढ़ी लिखी हो? तो इसने मेरे को डायरेक्टली बता दिया कि मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ। मेरे को तो लग गया 440 का झटका। मतलब मैं इंटर पास, मतलब मैं भी थोड़ा एजुकेटेड पर्सन था उस टाइम में। मैं घर पे ट्यूशन वगैरह से पढ़ा रहा था। इसने मेरे को डायरेक्टली बता दिया कि मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ, अब अगला सवाल पूछ सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा तो पढ़ी लिखी होगी ना। इसने मेरे को डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं, मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ। फिर मैं शॉक हो गया। मैं बोला कि ये कैसे बात हो सकता है। मैं बोला खैर कोई बात नहीं। हाँ, फिर मैंने इसको 1-2 क्वेश्चन और किया। मैंने बोला क्या, अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? इसने बोला कि रेखा कुमारी। फिर मैंने इतना ही कुछ पूछा दोस्तों। मैंने इनसे कुछ डीपली क्वेश्चन भी नहीं पूछा। अगर ज़्यादा इनसे कुछ पूछते तो शायद ये नर्वस हो जाती और जवाब ना दे पाती। लेकिन मैंने इसके अंदर एक चीज़ देखा कि मेरे पास जब बेड देखने के लिए आए थे तो सादगी बड़ी थी और फ्रेंकली बिना बेहिचक और एकदम सच्चे से जवाब दे रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यस, दिस पर्सन सूटेबल फॉर टू मी। मेरे लिए ये व्यक्ति अच्छा होंगे और लाइफ टाइम ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन बाद में जब मैंने इनसे पूछा कि अच्छा थोड़ा भी नहीं पढ़ी लिखी हो, तो इसने फिर वही बोला डायरेक्टली कि जी नहीं, मैं थोड़ा भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि साला क्या करूँ, शादी इनसे करूँ कि नहीं करूँ? क्या मैडम, शादी इनसे करूँ कि नहीं करूँ? फिर मैंने सोचा कि यार पढ़ लिख के आज के ज़माने में क्या होता है। देखो दोस्तों, ये मेरी मूर्खता वाली सोच था, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये हमारी मूर्खता वाली सोच है। और इसका फ़ायदा बेनिफिट क्या हुआ मुझे शादी के बाद पता चला। और तो दोस्तों, मैंने एक बात का डिसाइड किया इनसे कि चलो कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी है, आखिर खाना तो बना लेती होगी और घर परिवार को तो संभाल लेगी।
लेकिन बात रही कि पढ़ाई लिखाई करने की, तो चलो मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, मैं हर चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ ना। इसको क्या है, इसको घर में काम करना है, खाना बनाना है, हमारे बाल बच्चों को संभालना है, इतना तो कर ही सकती है। और इसको देखने से मुझे ऐसा लगा कि चलिए ये सब कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो मैंने डन कर दिया। फिर आई अब बात दहेज की बात, ठीक है। तो इनको देखने के बाद इनकी माँ और आंटी वगैरह सब थी, मैंने बोला ठीक है मेरे को लड़की पसंद है, अब अगला बात बोलिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, इनके पिताजी को बोला मैंने ठीक है कि आपसे मैं दहेज नहीं मांगता हूँ, जो आपकी स्वेच्छा से पड़े वो दे देना। क्या मैडम, मैंने कुछ ज़बरदस्ती किया आपके पिताजी के ऊपर? नहीं। बिल्कुल नहीं किया। तो मेरे को कर दिया ओके। अब लॉकडाउन का समय था, सिचुएशन वैसे भी बाहर की भी ख़राब था और अंदर के भी लोग ख़राब थे, हमारा भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर था, इनका भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर था। फिर भी जब हमारे तरफ से भी और इनके तरफ से भी डन हो गया, लोगों को ऐसा लग रहा था कि शादी नहीं हो पाएगा, लेकिन मैंने इस शादी को ये बीड़ा उठाया कि नहीं, मुझे करना है शादी, मुझे अच्छा लगा, मुझे करना है। तो फिर इसने, इनके पिताजी ने बोला कि अगले साल करेंगे, ये वो दिस दैट। मैंने बोला नहीं, इसी साल करना है, भले दहेज आपको जो चाहिए। मैं ये भी नहीं बोला कि मैं लूँगा भी नहीं, मैंने इनको बोला कि जो आपको सक्षम हो वही मुझे दे सकते हो, मेरे तरफ से कोई आपकी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन फिर भी इनके पिताजी लॉकडाउन होते हुए भी बहुत दिए, जितना भी दिए मैं समझता हूँ कि सिचुएशन और स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए ठीक दिए थे। क्या दहेज ये सिस्टम, लेकिन दहेज की वजह से मैं ये चीज़ रिश्ता टूटने नहीं दिया दोस्तों। तो फिर बाद में तकरीबन देख रेख करने के बाद हम दोनों ने 6 महीना तक बातें की फ़ोन से। क्या मैडम, 6 महीना तक बातें फ़ोन से की। और मुझे 6 महीने के दौरान मैडम कभी फील नहीं होने दिया कि मैं इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। जब जब कॉल किया, फ़ोन किया, बातें की, और मुझे फीलिंग हुआ कि चलिए अच्छा है, मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं और उनकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं, बस यही है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे दहेज की सिस्टम आ जाती है ना दोस्तों, वहाँ पे रिश्ता अक्सर ज़्यादा टूट जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी बस एक दूसरे को फीलिंग समझना और एक दूसरे की भावनाओं को कदर करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ये मैं समझता हूँ कि रिश्तों की नींव होती है। क्या मैडम? तो इस तरह से हम दोनों ने लगभग 6-7 महीना तक बातें की, शादी की, शादी तो बाद में है, बातें की। बातें करने के दरमियान कभी ये रूठे, कभी हम रूठे, ये कभी हमको मनाए, हम कभी इनको मनाए। इस तरह से होते आखिर समझिए ना, जून की जुलाई था, हाँ 16 किस तरह को शादी। जून में 2020 में ना, 2020 में, हाँ जून में 2020 में शादी का दिन तारीख पक्का हो गया। अब दोनों तो एकदम। और 2002 जून में 17 तारीख को शादी था मेरा। वैसे भी एनिवर्सरी भी आने वाला है जून में। तो दोस्तों फाइनली हम दोनों ने 6-7 महीना बातें की। बातें करने के बाद शादी का भी दिन आ गया जून में। 17 जून को हम दोनों की शादी हो गई। फिर शादी होने के बाद फिर घर परिवार में एकदम लॉकडाउन भी लगा था ना मैडम। हाँ लॉकडाउन भी लगा था, 4-5 महीना तो लॉकडाउन था, घर से बाहर कोई निकल नहीं था, कर्फ्यू लगा हुआ था। लॉकडाउन की वजह तो शादी से का भरपूर मजा हम लोगों ने उठाए। और 1 साल के बाद एक नई बेबी, जिसको बोलते हैं आप लोग ब्लॉग वगैरह में या लाइव में मेरी बेटी को देखते हैं, तो सृष्टि हुई। और 1 साल के बाद फिर हम दोनों शादी के बाद 3-4 महीना के बाद मैं चला गया मुंबई से फिर आया, तो फिर चला गया आसाम पे, फिर गया घर, फिर घर से फिर हम लोग आ गए हैं गुजरात। और फ़िलहाल अभी हम लोग 3-4 साल से गुजरात में कंटिन्यू रह रहे हैं। तो इस तरह से हम दोनों की शादी की लव स्टोरी है। और मैडम कुछ कहना चाहोगी? लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि अगर वो दिन अगर दहेज को लेकर के हम थोड़ी सी टाइट हो जाते तो शायद मैडम न मिलती और हमारी छोटी सी प्यारी गुड़िया सृष्टि भी ना होती, इसके जगह पे कोई और होती। लेकिन कहते हैं ना कि तकदीर और नसीब में जो होता है वही लिखा रहता है। और लाइव में जो लाइव जब मैडम आते हैं तो एक जन बोल रहे थे कि मैडम मेरे को भी आपकी जैसी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि
नसीब में जो होगा वही होगा, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, जो नसीब में नहीं था वो हमको मिला नहीं। तो डोंट वरी, जो आपके नसीब में होगा वही होगा। लेकिन मेरे हिसाब से कि अगर आप सुंदर और खूबसूरत और मनपसंद और दिलरुबा हमसफ़र चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, दहेज प्रथा को इग्नोर कीजिए। क्योंकि दहेज प्रथा एक ऐसी सिस्टम है ना, जो आपको कहीं न कहीं उस प्यार और उस मोहब्बत और वो रिश्ते में जब दहेज आती है ना तो खटास आ जाती है, जिसके कारण घर परिवार फैमिली लोग भी सैड रहते हैं, उदास रहते हैं। लेकिन आज मैंने दहेज कुछ भी नहीं लिया और दोनों हंसी खुशी से जी रहे हैं। और इंशाअल्लाह भगवान करे, क्या कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत के दम पे बहुत कुछ कर रहा हूँ, किया हूँ और आगे भी करते रहेंगे। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मैडम को सपोर्ट कीजिए इस चैनल पे। बाकी मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बस दोस्तों ये हमारी लव स्टोरी की फुल स्टोरी था, ठीक है। लेकिन मैं एक दिन आपको ये भी बताऊंगा कि शादी से पहले हमारी किसके साथ स्टोरी चल रही थी और मैडम की किसके साथ स्टोरी चल रही थी। अगर वो स्टोरी भी आप सुनना चाहेंगे तो कमेंट में बताना दोस्तों, तो उस स्टोरी पे भी एक ब्लॉग बनाएंगे, क्या मैडम? लेकिन इस ब्लॉग को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिए और समझने के बाद मैंने आपसे जो पूछा, क्या मैंने गलत किया इनको देख करके, क्या मैंने दहेज की सिस्टम को इग्नोर करके इनसे शादी किया, क्या मैंने गलत किया? ये चीज़ मैं आपसे सलाह और रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी सलाह और सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं मैं सही किया कि गलत किया। बाकी मैडम आप बोलिए। हाँ, यही मतलब कि 6-7 महीना हम लोग बात किए शादी से पहले, और 6-7 महीना बात करने के बाद फिर वो शिवरात्रि हाँ, आते हैं एक ना, तो हाँ, ये भी बात बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सबसे पहला मुलाकात उसी दिन, शिवरात्रि के दिन शिव बाबा की उस दिन पूजा करते हैं सब लोग। उपवास भी रखे थे हम, उस दिन उपवास थे, पूरा दिन उपवास रहे। और ख़ास करके इसी दिन मतलब शिवरात्रि के दिन ही ये मेरे घर पे आए, मेरे से मिलने के लिए। सब लोग को मतलब शादी पक्का हो गई थी तब आए थे मेरे घर पे। और दूसरी बात, उसी दिन मेरे को मंदिर ले गए। शिवरात्रि के दिन उपवास थी ना, तो इनको मन हुआ जो मैं थोड़ी घुमा दूँ। बहुत जिद कर रहे थे, चलो चलो चलो। मेरे जाने का मूड नहीं रहा, उपवास था ऊपर से, और मैं सोची थी जाऊंगी तो कुछ खा भी नहीं पाऊंगी। लेकिन बहुत जिद करने लगे, मेरी मम्मी से मेरे पापा से रिक्वेस्ट करने लगे, मम्मी पापा बोलिए ना इनको जाने के लिए। तब जाके मैं तैयार हुई, तब गए दोनों आदमी, साथ में मेरी बहन सिस्टर भी थे। तीनों आदमी गए कलना मंदिर, हम लोग के गांव में कलना मंदिर पड़ते हैं ना, मंदिर में गए, पूजा वूजा किए। दोनों आदमी, तीनों आदमी फ़ोटो वोटो लिए, वही निशानी फ़ोटो थी। दोस्तों मैं बता दूं कि शिवरात्रि के दिन जब इनसे बातें फाइनल हो गई इनकी मम्मी पापा से, और शिवरात्रि के दिन जब हम लोग घूमने गए थे शिव जी के मंदिर में, तो उस दिन मुझे मतलब इनके साथ जो मिले, घूमे फिरे। ये तो उस दिन व्रत की थी, कुछ खाई भी नहीं। मैं बोला कुछ खा लूँ, चलो होटल में कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, आइसक्रीम वगैरह सब दिए, फिर भी कुछ नहीं खाई। वो बोला था कि मेरे को नहीं जी मैं व्रत किया हूँ, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। मैं बोला यार व्रत मत करो, शिव जी की ऐसा ही पूजा करते हैं, चलो खाओ पियो सब लोग एंजॉय करो। लेकिन नहीं, ये व्रत की थी। फिर भी हम बोला कि नहीं, आप लोग अगर खाना खाना चाहते हैं होटल में तो खा सकते हैं, बाकी मेरा व्रत है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए कोई बात नहीं। फिर गए दोनों आदमी, फिर ये नहीं खाई, लेकिन हमारी एक साली थी तो दोनों आदमी मिल करके खाना खाए। बाकी उस दिन मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, सी इज़ गुड फॉर टू मी, मेरे लिए एडजस्टमेंट है, मैं इसके साथ ज़िंदगी जी सकता हूँ। लेकिन वही बात मन में बार बार आ रही थी कि पढ़ी लिखी नहीं है, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के थोड़ा भी फ़र्क नहीं पड़ा। इट डज़ नॉट मैटर सी पढ़ी लिखी है कि नहीं लिखी है, बाकी मैं पढ़ी लिखी हूँ ना, और अभी भी मैडम को कमेंट भी नहीं पढ़ने आता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि घर की काम काज, एक दूसरे की फीलिंग और भावनाओं को समझ लेना ही बहुत बड़ी बात है। और तब से लेकर के आज कंटिन्यू हम लोग हैप्पी लाइफ ज़िंदगी जी रहे हैं। और तो कहने का मतलब यही है। तो दोस्तों ये घटना से हुई है। बाकी और डिटेल में मैडम कुछ देखिए दोस्तों, ये हमारी जो लव स्टोरी थी ना, खास करके रेखा मैडम के साथ, मैं A to Z डिटेल से आपको बता रहा हूँ। बीच बीच में कौन सा घटना घटा, वो घटना का भी मैंने आपके साथ जिक्र किया। मैडम तो आप बताइए। हाँ, यही सब थे, और क्या मैं क्या बताऊँ अब।
यही सब था दिक्कत। इनके ही प्रेशर से शादी हुआ है, नहीं तो ये अगर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते ना, ये नहीं बोलते जो नहीं मैं इसी लड़की से करूँगी, अगर ऐसा नहीं बोलते तो शायद मेरी शादी दूसरे साथ में हो जाते, दूसरे आदमी के साथ में। लेकिन इधर से ये भी बोल रहे थे नहीं तुम मेरे से ही शादी करोगी, और मैं भी बोली नहीं मैं भी आपसे ही शादी करूँगी, जो होगा देखा जाएगा, अगर शादी नहीं होगा तो हम दोनों भाग जाएंगे। भागने का भी, हम दोनों ने भागने का भी प्लान बना लिए थे, लेकिन मैंने ही इनको बताया कि भागने से क्या होगा यार, जब मम्मी पापा सब लोग सहमत थे। लेकिन हमारे तरफ से जो था दोस्तों, लड़के वाले की तरफ से, यानी कि हमारी तरफ से कोई एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, क्योंकि उन लोगों को दहेज कम पड़ता था। और मैं नहीं समझता हूँ कि दहेज ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। शादी विवाह में तो दहेज आना ही नहीं चाहिए, और बस एक दूसरे का दिल मिला और कर लेना चाहिए। दहेज के कारण देख रहे दोस्तों, मेरी सास ससुर ऐसे पसंद कर रहे हैं मुझको, लेकिन दहेज के लिए मेरे को पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं बाकी तो पसंद कर अरे रहे हैं। तू टेंशन क्या लेती है, दहेज के लिए नहीं, जो तुमको रखा है वो पसंद कर रहा है ना, वो तो टेंशन क्या लेती है, इसके लोग गया लिए भाड़ गए, मैं टेंशन मत इसके ले। लिए मैं सबकी टेंशन छोड़ के मैं यही सोचती हूँ, जब मेरे साथ जो शादी किए हैं वो मेरे साथ रहने के लिए राजी है, वो मेरे साथ खुश है, तो दूसरे से क्या लेना देना। कुछ भी कोई बोले दहेज दिए कि नहीं दिए वो अलग बात है, लेकिन दोस्तों दहेज देते, लेकिन उस टाइम में लॉकडाउन भी लगा था, बहुत सारे पैसे वैसे की मतलब दिक्कत थी सब लोगों वो को, तो अब सबके हम घर में कहें। होता ही है दोस्तों। हाँ, और दूसरी बात तो मेरे कोई भाई वही बड़ा नहीं था, जो कमाने वाला कोई नहीं था, अकेला था मेरा पापा। वो भी घर चलाते थे, बहुत चलाते थे घर, क्योंकि घर भी चलाना ज़रूरी रहते हैं, घर उड़ चलाते उलाते बाहर घर में सब देखते हुए ही मेरी शादी करवाए। तो हम लोग यही सोचे, जो हम लोगों का शादी नहीं होने देंगे, हम दोनों को अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं, कोई शादी नहीं करने देंगे तो हम ज़रूर भाग जाएंगे। हाँ, भागने की सोचे थे हम दोनों, लेकिन मैं भी बोली ये भी बोले। पहली बात तो गलती मैं ही की थी, जो नहीं शादी नहीं होगा तो हम दोनों भाग जाएंगे, तो ये मेरे को समझाया नहीं, सब भाग के शादी नहीं किया जाता है, भाग के शादी करेंगे तो जैसे समाज रिश्ता नाता माँ बाप सब छूट जाते हैं। ऐसे बाद में मिलते हैं, लेकिन थोड़े दिन तक ऐसे खटपट रहते ही है। तो जब मेरी माँ बाप राजी है, इनकी माँ बाप राजी नहीं है, तो कोई बात नहीं, सब ये अपने दम पे किए हैं शादी, अपने खुद का पैसा लेकर के, कर्जा उर्जा जैसे ही लेकर के, पूरा खर्चा टेंट उंट भोज भात जितना होते हैं ना शादी में, जितना खर्चा सब खुद से किए, कोई इसको सपोर्ट नहीं किए। मुझे तो शादी होने के बाद पता चला जो ये खुद अपने दम पे सब कुछ किए, पहले ये भी नहीं बताया मुझको, जो रेखा देखो ऐसे ऐसे बात है, जो शादी हो रहा है तो मैं अपने दम पे कर रही हूँ, कोई मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बताया मेरे को। शादी होने के बाद मुझे बताया, जो रेखा देखो ऐसे ऐसे बात, कोई सपोर्ट नहीं किया, नहीं भाई नहीं कोई नहीं सपोर्ट किया, 5,000 दो रुपया कोई नहीं दिया, खुद की बदौलत की है शादी। और इतना काला हो गया था टेंशन के मारे, इतना काला क्या बताऊँ। मेरे को शादी में जब बारात लेके गए थे ना दोस्तों इनके पास, तो ये बोला था कि बाप रे किस भूत से मेरी शादी हो गया। यही नहीं दोस्तों, इनके मतलब अगल बगल के लोग सब भी था ना, वो इतना मेरे को बोल रहा था कि वाह कितनी कितना काले हैं, काले हाँ, से शादी हो कितना गई। काला से शादी हो गया। तो मैं भी थोड़ी देर तक सोचने लगी, जो कितना काला है मेरे को भी खुद नहीं पसंद है, मैं भी इसको पसंद तब नहीं किए, मन में मतलब घुटा रहा था, मतलब क्या कैसे हो गया। तो फिर जाके शादी के बाद मुझे पता चला जो नहीं, ये खुद के दम पे सब शादी उदी जितना सारा होता है टेंशन के सब कारण किए। भी लोग कालापन हो जाता है, ये सच है हाँ दोस्तों। हाँ, तो मुझे कुछ ऐसा कुछ पता नहीं था, शादी के बाद सब बताया इन्होंने, तब पता चला मुझको। तो वही कर्जा अभी तक है, थोड़ा बहुत है, सब वो सध तो गया। सब कंप्लीट हो जाएगा, अरे जिंदगी वो रहेगी तो सब समझ लेना। 2025 में हम लोग विचारे हैं कुछ ऐसा करेंगे जो यूट्यूब पे भी फेमस हो जाएंगे, और इधर कर्जा उर्जा भी जितना है सब फटकटी हो गया है, थोड़ा बहुत है, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, हो जाएगा। तो अब ऐसे देखते 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 शादी का 5 साल हो गया, ये छठा लगने वाला है, 5 साल बीत गए। और बोलिए। बाकी दोस्तों हम लोग कभी सोशल मीडिया पे वर्क नहीं करते थे, लेकिन सोचे कि यार ज़िंदगी में क्या है, तो बस यूट्यूब पे ब्लॉगिंग वगैरह सब बनाते हैं, आप लोगों के साथ कनेक्ट रहता हूँ। मैडम लाइव आती रहती है 9 बजे, 9 से 10 के बीच में, और आप लोगों से बातचीतें करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बस, बाकी जो भी दुनिया कहे। और मैं अंत में यही कहूँगा दोस्तों कि कहते हैं कि दोस्तों ज़िंदगी समस्याओं से भरी पड़ी है, ज़िंदगी
समस्याओं से भरी पड़ी है, बाहर की मत सुनो। अगर बाहर की सुनोगे तो बिखर जाओगे और अंदर की सुनोगे तो निखर जाओगे। डिसाइड आपको करना है दोस्तों कि किसी भी स्थिति और सिचुएशन में आपको किस सिचुएशन में ढलना है, वो डिपेंडेंट आप पे करती है। तो हमेशा दिल की सुनो, दिल करे वही करो। मैंने हमेशा कंफर्ट जोन में जा कर के काम किया हूँ और दिल की बात सुना हूँ, तब जा कर के आज मैं ऐसा हूँ। और अभी तो मैं आप लोगों को एड्रेस भी बता देता हूँ कि मैं फ़िलहाल गुजरात में रहता हूँ और गुजरात में भी मैंने अच्छा खासा तरक्की किया हूँ। मेहनत हर जगह रंग लाती है। मैंने लाड़ी चलाया, फिर 3 व्हीलर लिया, अभी 4 व्हीलर पे काम कर रहा हूँ और आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो और आगे बढ़ेंगे। बाकी ये था हमारी दोनों की लव स्टोरी। तो कैसा लगा लव स्टोरी? तो अच्छा लगे तो जरूर प्लीज बताना। लाइक कमेंट शेयर करिएगा, जरूर शेयर भी करिएगा। और ये स्टोरी दोस्तों ये नहीं कि हम अपने मर्जी से बनाए, आप लोगों की कहने से बनाया है। आप लोग बोल रहे थे ना कितने भाभी अपना लव स्टोरी जब लाइव में आती थी तब बताते थे कि भाभी अपना लाइव स्टोरी बताओ। तो आज भाभी जी ने पूरा लाइव लव स्टोरी बता दी है। हाँ, यही था मेरा लव और स्टोरी। मैंने आप लोगों को कहा था कि कम से कम आधे घंटे की स्टोरी आप लोगों को बताया जाएगा। तो बहुत दिक्कतें हुई इनको हासिल करने में। और कहते हैं ना कि राम तो बनी थी सीता के लिए, स्वयंवर तो एक बहाना था। और सीता भी बनी थी राम के लिए, स्वयंवर भी एक बहाना था। और कह सकते हैं कि रेखा मैडम तो बनी थी हमारे लिए ये सब तो एक बहाना था। खैर कोई बात नहीं, जिसके तकदीर और नसीब में जो होता है वही होता है। अच्छा अच्छे के लिए होता है, तो जो होता है अच्छे के लिए आता है। और बेशक हमारे और मैडम की जितने भी ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। क्या मैडम? हाँ, जरूर होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं तो इतना ही कहूँगी दोस्तों कि मेरा लव स्टोरी कैसा लगा, जो बताया वही सच था। नहीं, अपने ऑडियंस से पूछ रहे हैं। बाकी अपने ऑडियंस को कैसा लगा कुछ कमेंट में। हाँ, तो आप लोग देख के शुरू से लेके पूरा अंत तक देखिएगा और बताइएगा मुझे लाइव में, चाहे कमेंट भी करिएगा, बताइएगा नहीं भाभी अच्छा है कि बुरा है, सब बताइएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा मत। बाकी लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो बाय बाय दोस्तों, गुड बाय। अगला ब्लॉग किस पे बनाऊं, आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। हाँ, तो थैंक यू दोस्तों, लव यू।